नमस्कार, मेरा नाम तारा हुआ। तुलसी आंगन के धार्मिक और ऐतिहासिक यात्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और अभी हम खड़े हैं चिरांद में, जो राजधानी पटना से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह चिरांद सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऐसे तो यहाँ पे चिरांद का बहुत सारा ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं में वर्णन है, लेकिन खास करके जब चिरांद की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है चिरांद का है। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो गंगा और सरजुग नदी का संगम है यहाँ पे। और सामने जो देख रहे हैं पुल, वो वीर कुंवर सिंह पुल है जो नया निर्माण हुआ है। ये आपको कोइलवर, आपका छपरा से ये पुल जो है कोइलवर जा कर के है। पौराणिक कथा के अनुसार से भी चिरांद का विशेष महत्व है। और पुरातात्विक स्रोत देखा जाए जो नवपाषाण काल का है, उससे भी चिरांद का गहरा रिश्ता है। उसके बाद अगर धार्मिक से देखा जाए तो चिरांद में ही 3 नदियों का संगम है, जो आपका गंगा, सरजू और सोन। यहाँ प्रत्येक साल नदी के संगम के पास हमेशा मेला का आयोजन होता है। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि इस घाट पे चिरांद के पास भारी मात्रा में नाव है, जो सोन नदी से बालू निकालकर यहाँ पे लाती है और यहाँ से जो है ट्रक से ढुलाई होकर के बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है। कि यहाँ पे नदी के तट से कितने ऊंचा पे है, यहाँ कितनी गहराई है। और भादो महीना में इस नदी में बहुत पानी आ जाती है। यहाँ पे बहुत जो है गहराई है, बहुत खतरनाक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरह से जो है नाव से किस तरह से बालू ढुलाई होती है। तो अभी चिरांद का बात बता रहे थे कि ऐतिहासिक दृष्टि से जो यहाँ पे उत्खनन हुआ था, उसके बारे में आइए चलते हैं, बताते हैं। पहले हम आपको बताए थे कि जो उत्खनन हुआ था उस जगह पे जाने की कोशिश किए थे, लेकिन अभी जो उत्खनन का जहाँ हुआ था उसका संग्रहालय का टाइम जो है वो 10:30 बजे का है, अभी बंद है। तो इससे पहले हम अभी आ गए हैं गंगा घाट के नज़दीक में आ गए हैं। जो गंगा विलास क्रूज है, इस घाट के बारे में बता रहे हैं आपको कि जो गंगा विलास क्रूज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वाराणसी से जो रवाना किए थे, तो इसी रास्ते से होकर करके गुजरती है। इसमें यहीं पे जो है जो विदेशी पर्यटक आए थे, यहाँ चिरांद के पास जो है क्रूज रुका था और यहीं से वो भारतीय पुरातात्विक उत्खनन हुआ था, जिसका संग्रहालय है। तो यही घाट के पास आ कर के और सब यहाँ पे पुराने कालखंड का जो अवशेष मिला था, संग्रहालय था, उस जगह को देखे थे और काफ़ी उत्सुक थे कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व का कालखंड और अवशेष मिला था इसका। देखिए यहाँ पे जिस तरह से घाट है, बहुत बड़ा घाट है बालू का, बहुत सारा नाव है यहाँ पे, सैकड़ों नाव है। और यहाँ पे प्रशासन की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पे छोटा छोटा स्टीमर भी दिया गया है, जिससे घाट का निरीक्षण किया जा सके और पटना से छपरा जा सके। तो अभी देखिए हम चिरांद का
जहाँ पे पुरातात्विक विभाग द्वारा उत्खनन हुआ है उस जगह पे अंदर हम संग्रहालय में आए हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए शिलान्यास जो हुआ है बिहार सरकार कला संस्कृति एवं युवा विभाग पुरातत्व निदेशालय उत्खनन शिविर चिरांद डोरीगंज जिला सारण सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यासकर्ता थे श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। ये 28 अप्रैल 2007 को इसका शिलान्यास हुआ था इस संग्रहालय का। ये हम अंदर चलते हैं जहाँ पे उत्खनन हुआ था। इस संग्रहालय का एरिया को देखिए किस तरह से बनाया गया है। ये बनाया तो बहुत बड़ा एरिया में गया है, लेकिन इसका रख रखाव जो है सही ढंग से नहीं हो पाया है। और ये जिस तरह से जो है पुराने समय में यहाँ पे उत्खनन हुआ था उसी तरह से जब सब सौंदर्यीकरण किया गया है उसी तरह से इसको छोड़ दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इतना बड़ा एरिया को जो है लिया गया था इसको संग्रहालय में बदलने के लिए, लेकिन इसका स्थिति उतना अच्छा नहीं है। सब देखिए कितना जंगल है, जबकि यहाँ पे जो है आपका गंगा विलास क्रूज जो विदेशी सैलानी हैं उनका रुकने का भी जगह है। वे यहाँ आते हैं, गंगा विलास क्रूज यहाँ पे रुकता है और आते हैं देखने के लिए नवपाषाण काल का जो भी अवशेष मिला है इसके लिए। लेकिन देखिए किस तरह से सब इसी तरह से खंडहर बन चुका है। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि इतिहास को जो पुराना इतिहास है वो पूरा पाषाण काल जिसका समय अवधि 5 लाख वर्ष से लेकर 10,000 ईसा ईस्वी पूर्व तक बताया गया है, जो पूरा पाषाण काल या पाषाण काल बोलते हैं। 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व का काल को मध्य पाषाण काल बोला जाता है एवं 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व को नवपाषाण काल का समय अवधि बताया जाता है। इस तरह से जितने भी स्टूडेंट होंगे और जो पुराने इतिहासकार होंगे इस चीज़ को अच्छी तरह से वो जानते होंगे पाषाण काल के बारे में। तो चिरांद जो शहर है वो काफ़ी पुराना ऐतिहासिक है, जबकि सोच सकते हैं आज से 5,000 वर्ष पूर्व का जो यहाँ पे उस समय नगर था, अभी के समय में वो धरती से कितना नीचे चला गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जगह पर उत्खनन हुआ था। एक जगह यहाँ था और एक जगह हम दिखाएंगे आपको, यहाँ से करीब 300 मीटर पश्चिम है, वो गंगा नदी के समीप है। ये भी गंगा नदी के समीप ही है। तो नवपाषाण काल में यहाँ पे जिस तरह से सभ्यता विकसित थी और जो सामान मिला है भारत में नवपाषाण काल के समय का जो सामान है वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा, जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम जगह का नाम है, वहाँ पे सबसे अधिक मिला था। और भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा जहाँ पे चिरांद अभी है, नवपाषाण काल का दूसरा सबसे ज़्यादा अवशेष मिला है। यहाँ जब उत्खनन हुआ था तो उस समय का ईंट पत्थर चावल जौ होता है, घड़ा मिला था। घड़ा में जो है जौ की बालियाँ चिपकी हुई थी वो भी मिला था इसमें। इससे पता होता है कि आज से 5,000 वर्ष पूर्व के जो लोग थे उनको पता चल गया था धान की खेती, गेहूं के खेती, ये सब के बारे में उस समय लोग जानते थे। यानी यूँ कहें कि उस समय में भी चावल और गेहूं की उपज होती थी। तो अभी इसके बाद जो है घड़ा, धान और हड्डियां का भी अवशेष मिला है। यहाँ से जो भी आपका अवशेष मिला है, अभी तो आप देख रहे हैं, अभी हम ले चलेंगे आपको गड्ढा में, वहाँ पे पुराने ईंट वगैरह छोटे छोटे ईंट हैं वो यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ का जो सामान मिला है सब पटना संग्रहालय में यहाँ से
ले जाकर के रख दिया गया है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जब पटना संग्रहालय का हम बनाएंगे तो इस जगह से जो मिला है उसका चर्चा हम ज़रूर आपको करेंगे। फिलहाल ये स्थान देखिए काफ़ी ऐतिहासिक है। बिहार का जगह जो है अपने आप में 5000 वर्ष पूर्व का इतिहास को समेटे हुए है, जो उत्तर पूर्वी भारत का सभ्यता का सबसे प्राचीन सभ्यता का जगह है। तो आइए अब आपको चलते हैं नीचे गड्ढे की तरफ और बताते हैं उस समय के ईंट का कि किस तरह से निर्माण किया गया था, जो काफ़ी अभी ज़मीन से जो है लगभग 10-12 फीट 15 फीट नीचे जो है वो पूरा जो अवशेष है वो नीचे चला गया था। उत्खनन हुआ था, जब मिलने लगा तो फिर जो है सरकार द्वारा फिर अधिक नहीं खोदा गया, दीवार वगैरह सब मिला था तो फिर जैसा था वैसे छोड़ दिया गया था। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही आप दर्शकों के लिए बहुत ही उत्सुक वाला वीडियो होगा। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो में बहुत मेहनत से पटना से काफ़ी दूर आए हैं, पटना से करीब 60 किलोमीटर आप लोग के लिए कि आप लोग को समय जो है नहीं मिलता है। जब आप लोग को समय मिलेगा एज ए टूरिस्ट पैलेस यहाँ पे ज़रूर आइएगा, देखिएगा। जो इतिहास से जुड़े हुए हैं, जिनको इतिहास के बारे में नॉलेज है और जो जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं, वो पुरातात्विक स्थल पे घूमते हैं, पढ़ते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होता है जो इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं, हम नीचे आ गए हैं। अभी देखिए कि जो खुदाई हुआ था, गड्ढा हुआ था, यहाँ पे अभी पूरा जो है जंगल उग गया है। आइए यहाँ पे देखिए कि किस तरह से ये जो देखिए यहाँ पे ईंट है, ये सब उसी समय का है, नवपाषाण काल का ईंट है। यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है, देखिए पत्थर पुराना, बहुत पुराना ईंट है, ये पत्थर नहीं है, ईंट है, किस तरह से है। और बड़ा बड़ा ईंट है, ये जो ईंट बैठाया हुआ है यहाँ देख सकते हैं, सब बड़ा बड़ा है। ये उस समय का पुराना ईंट है। ये आपका सब जो है कार्बन डेटिंग पद्धति से जो है पुराने सामान का आयु बताया जाता है, उससे सब ये जांच किया गया था। जो यहाँ पे पुरातात्विक के जो वैज्ञानिक हैं वो सब आए थे, यहाँ पे देखे थे। आइए यहाँ पे देखिए किस तरह से रूम का या कमरा का रचना किया गया था। आप देख सकते हैं, इधर बताइएगा दर्शकों को कि उस जगह से ले करके देखिए इस तरह से कैसे बनाया गया था उस समय पुराना ईंटों का। ये सब यहाँ पे अवशेष है, ये पुराने ईंट का सब अवशेष है, आप देख सकते हैं। ये सब का सब उस समय का ईंट का है। आज से आपको 3000-4000 साल पहले का ये किस तरह से, कितना मजबूती है इसमें, किस तरह से पकाया गया था ईंट को, वो आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद और आगे आइए, आगे भी बताते हैं किस तरह से यहाँ पे सभ्यता थी, यहाँ पे लोग बसे हुए थे। आइए दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा ईंट है, ये पत्थर नहीं है, ये ईंट है। देखिए ऐसा ईंट जो है यहाँ पे मिला है उत्खनन में, पूरा दीवार है, यहाँ पे दीवार बनाया हुआ था इसका। ऐसे तो लोग काफ़ी बोलते हैं कि इतिहास जो है आपका ईसा ईस्वी के बाद बहुत सारे लोग हैं, अंग्रेज जब आए हैं तो ईसा ईस्वी के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो है सब बताया गया है। आपका 1100-1200 ईस्वी का अंग्रेज लोग जो है बहुत सारे जो है इतिहास बताए हैं। लेकिन हमारी भारत के जो हिंदू सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो काफ़ी पुरानी है। वेद में भी वर्णन है आपका। उसके बाद महाभारत काल से पहले त्रेता युग में, रामायण में काफ़ी पुराना है, जो उत्खनन से कहीं न कहीं उसका अवशेष मिलता है और प्रमाण भी मिलता है। तो आइए आगे आइए और बताते हैं दर्शकों को कि यहाँ पे देखिए आगे जो है बहुत जंगल झाड़ है, डर भी लगता है यहाँ पे। अभी बारिश का मौसम है, गर्मी भी है, आराम से इधर देखिए यहाँ किस तरह से जो है
खुदाई हुआ था, खुदाई होने के बाद जो है छोड़ दिया गया था। यहाँ पे देखिए सब पुराने ईंट हैं। देखिए किस तरह से सब ईंट का जो है, देखिए ये सारे पुराने हैं, पतले पतले हैं। देखिए किस तरह से ये ईंट है। ये सब नौपाषाण काल के समय का ईंट है। इस तरह देखिए किस तरह से बनाया गया था। कितना छोटा छोटा कमरा भी था यहाँ पे। छोटा कमरा उधर उस साइड में देखे वो बड़ा कमरा था। इस तरह से आयताकार के रूप में बनाया गया था। ये सब सारा देखिए सब के सब जो है पुराना ईंट है, काफ़ी पुराना ईंट है। आज से 4000-3000 वर्ष पूर्व का ईंट है। ये सब कार्बन डेटिंग से जो है जांच करके बताया गया है। कैमरामैन में जितेंद्र जी हैं हमारे साथ और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो जो भी दर्शक हैं इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत हो रही है बनाने में। आप लोग मोबाइल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से घर में बैठे बैठे ये सब जगह को हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि देखिए ये किस तरह से जो है पतला पतला ईंट था। ईंट का जो देखिए कितना आपको 2 से 3 सेंटीमीटर का जो है ईंट का चौड़ाई था। देखिए यहाँ पे किस तरह से हम लोग उखाड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेयर है बना हुआ, सारा लेयर जो है छोड़ दिया गया है। ये देखिए किस तरह से कितना पतला और लंबा ईंट था। देखिए इस तरह से। फिर जहाँ से हम उठाए हैं वहाँ रख देंगे, है कि एक धरोहर है उस समय का, तो ज़्यादा इधर उधर करना अच्छी बात नहीं है। इसको रख देते हैं यहाँ पे और आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं पुराना अवशेष जो घड़ा मिला था। घड़ा का यहाँ काफ़ी जंगल है घड़ा का। ये देखिए ये सब पुराना घड़ा का सब यहाँ पे अवशेष छोड़ा हुआ है। ये सब पुराना ही है, ये सब पुराना ही है, ये घड़ा का है। उसके बाद इधर आइए बताते हैं, ये सब टुकड़ा है। ये देखिए आप घड़ा का, उस समय कितना बड़ा बड़ा घड़ा होता था। अभी जो है खुदाई होगा तो बहुत सारा चीज़ निकलेगा यहाँ पे, लेकिन इसको छोड़ दिया गया। एक नीचे सब दीवार वगैरह था, तो इसको जो है देखने के इससे कि कम से कम जो अवशेष मिला है वो यहाँ पे रहे। देखिए कितना बड़ा घड़ा है आपका। इस तरह से चेचर में भी जब पुराना हम वीडियो बनाए थे, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं चेचर संग्रहालय का, वहाँ भी पुराना घड़ा मिला था। देखिए ये घड़ा कितना बड़ा है और इसी में धरती के अंदर जो है ये दब गया है, उस समय दब गया, इसी का सब टुकड़ा बना हुआ है। आप देख सकते हैं सब इसी से टूट कर करके। देखिए कितना मजबूत है। इसका जो है ऐसा लगता है कि ये पत्थर के समान है। किस उस समय लोग कितना अच्छा से विकसित करते थे, कितना पकाते थे इस घड़े को, कि देखिए कि आवाज़ देने में लगता है ऐसा कि पत्थर पे देखिए कितना बड़ा घड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। दर्शक का जब भी आप लोग को समय मिलेगा तो आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे घूमने के लिए, तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए कि वो टीला है जो सबसे ऊंची, वहाँ पे दीवार जो मिली है वहाँ पे भी सबसे ऊंचा टीला है। अभी उधर हम नहीं जाएंगे, उसके आगे भी है। मतलब पूरा जो यहाँ समझिए कि एक तरह से नगर टाइप का यहाँ पे बनाया हुआ था। नगर बोलिए, गांव बोलिए, गांव का इस तरह से यहाँ सभ्यता था। बगल में जो है गंगा नदी है, गंगा और सोन का संगम है, तो इस नदी के किनारे बसा हुआ था। पहले लोग जो है नदी के किनारे बसना पसंद करते थे, क्योंकि पानी और जानवर के लिए चारा वगैरह नदी के किनारे जो है पानी के कारण घास वगैरह खाने का चारा वो सब आसानी से मिल जाता था। इस जगह का उत्खनन जैसे 1962-63 में हुआ था, लेकिन उस समय हल्का फुल्का उत्खनन हुआ था, उसके बाद जो है छोड़ दिया गया था। और मेन उत्खनन 1969-70 में हुआ था सरकार के आदेश से। तो उस समय जो है काफ़ी मात्रा में सामान मिला था, काफ़ी मात्रा में मिला था सामान, जो भारत का थोड़ी देर पहले बताए थे दूसरा सबसे ज़्यादा अवशेष प्राप्त हुआ था। तो देखिए कितना बड़ा गड्ढा खोदा गया था। खोद कर करके जो है यहाँ पे देखा गया था कि किस तरह से लोग जो है घर बनाते थे, किस तरह से रहते थे। अभी थोड़ा देर पहले जो है घड़ा का जो हम बताए हैं वो काफ़ी अंदर जो है धरती के अंदर है और ढका हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद अब चलिए हम यहाँ से थोड़ी दूर है वो भी दिखाएंगे आपको कि वहाँ पे क्या क्या मिला था। इससे ज़्यादा सामान वहाँ मिला था। चलिए आप लोग को बहुत
पुरातात्विक स्थल का दर्शन कराए हैं, थक गए हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे टूरिस्ट लोग के लिए बिहार सरकार द्वारा 1 2 3 1 4 5 जगह जो है छतरी टाइप का सीमेंटेड से ढलाई किया गया है, बैठने का बनाया गया है। ऐसा लगता है यहाँ पे कि छाता लगा करके हम बैठे हुए हैं इस धूपा में। और आप आगे देख सकते हैं कि संग्रहालय बनाया गया था बिहार सरकार द्वारा 2007 में, लेकिन इसका रख रखाव देख रहे हैं कि सही ढंग से नहीं हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे ये भी जो है खंडहर के रूप में आने वाले समय में परिवर्तित हो जाएगी। इसका किसी तरह का रख रखाव नहीं किया गया है। तो यहाँ अभी हम खड़े हैं, बिहार सरकार द्वारा जो म्यूजियम बनाया गया था 2007 में, इसका जो है शिलान्यास हुआ था, उसके बाद बन कर तैयार हुआ था। तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे बनाया गया था म्यूजियम। लोगों को बैठने का किस तरह से, देखिए किस तरह से कितना अच्छा से सब सीढ़ी बनाया गया था। आप और थोड़ा सा ऊपर आइएगा, बताइएगा कि किस तरह से यहाँ पे जो है संगमरमर सब बिछा करके बनाया गया था। और ये एरिया जो है जिम वगैरह के लिए, उस पर व्यायाम के लिए सब बनाया गया था, लेकिन ये सब खंडहर बन चुका है। यहाँ पे जो है देख रेख सरकार द्वारा नहीं हो रही है। देखिए कितना अच्छा से काफ़ी लागत से बनाया गया है और ऐतिहासिक जगह को अच्छा से यहाँ पे विकसित नहीं किया गया, जबकि यहाँ जो सभ्यता मिली थी आज से 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता, 3000 से 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता मिली थी। यहाँ पे बहुत सैलानी आते, लेकिन देख रेख यहाँ पे नहीं हो रहा है इसका। तो आइए दर्शकों, आगे हम बताते हैं कि थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि जहाँ पे बहुत सारा सामान जो है पुरातात्विक विभाग का नवपाषाण काल का मिला था, उसी के बगल में जो है फिर खुदाई हुई थी। तो खुदाई के समय में यहाँ का जो इतिहास स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पे जब मिट्टी का घर स्थानीय लोगों द्वारा बनाया जा रहा था, पहले मिट्टी का घर बनता था, तो उसी में खुदाई के दौरान घड़ा मिला था। उसमें बहुत सारा जो है, ये आपका 68-69 की बात है, घड़ा में जो है चांदी का सिक्का वगैरह मिला था। वो साक्ष्य प्रमाणित किया था कि यहाँ पे नगर पहले बसी हुई थी, जो पुरानी सभ्यता थी। तो जो उत्खनन हुआ है 2 जगह पे हुआ है। तो एक जगह ये भी देखिए कि वहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे देखिए कि इस तरह से जो है, इससे पहले वीडियो में बताए थे कि वहाँ पे किस तरह से दीवार की रचना की गई थी घरों में, और सेम इसी तरह से यहाँ भी है, उत्खनन में मिला था। ये आप देख सकते हैं कि सेम ईंट जो है यहाँ पे मिला है। यानी इससे प्रमाणित होता है कि ये पूरा गंगा के जगह पे बहुत बड़े एरिया में भारतीय इतिहास छुपा हुआ है। अगर पूरा एरिया को खुदाई किया जाए तो बहुत सारा जो है यहाँ पे अवशेष की प्राप्ति होगी, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। यहाँ पे अब बहुत सारे घर बन गए हैं, जनसंख्या की वृद्धि हुई है, तो अब मुमकिन नहीं है। जहाँ जहाँ खाली जगह था वहाँ पे खुदाई कर करके, और भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा जो है चिन्हित किया गया कि यहाँ पे नवपाषाण काल का सभ्यता गंगा नदी के किनारे आज से 3000 से 4000 वर्ष पूर्व विकसित थी। इसी तरह का हम पुराने वीडियो में आपको बताए थे कि हम गंगा नदी के किनारे ही चेचर ग्राम है, चेचर ग्राम पे भी नवपाषाण कालीन और बुद्ध कालीन जो है बहुत सारा अवशेष मिला था। तो अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे तो चेचर का उसमें पता चलेगा। अगर आप इतिहास से, बीते हुए कल से जानकारी चाहते हैं तो मेरा चैनल पे जो वीडियो बनाया हुआ है साइट पे जा कर के वो आप देखिए, इससे बहुत सारा चीज़ आपको जानकारी मिलेगी। तो आइए दर्शकों, अभी हम चिरांद में ही हैं और गंगा और सरजुग नदी के संगम पे हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ से बस थोड़ी ही नीचे जो है गंगा नदी है और गंगा सरजुग का संगम है।
और चिरांद की जब बात करें तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि ऐतिहासिक में जो है नवपाषाण काल का उत्खनन हुआ है। और धार्मिक के बारे में बताए हैं कि धार्मिक के बारे में चिरांद का नाम इसीलिए महत्वपूर्ण आता है क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, सोन नदी, सरजुग नदी और गंगा नदी। तो यहाँ कार्तिक मास के दिन बहुत बड़ा जो है मेला का आयोजन होता है संगम के पास में। और जब चिरांद की बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार से दानी मौर्ध्वज का नगर चिरांद में ही था। तो आइए हम चलते हैं मंदिर के अंदर और जानते हैं दानी मौर्ध्वज के बारे में। देखिए किस तरह से मंदिर के अंदर बनाया गया है। ये मेन गेट है, ये गज का जो है दोनों तरफ से अभिनंदन का दिखाया गया है। ये आपका जो पुरातात्विक विभाग का जो उत्खनन हुआ था उससे थोड़ा सा पश्चिम साइड में है, 20-25 मीटर है, पास में ही है। जब आप आएंगे तो इस जगह को भी एक बार ज़रूर देखिए जब आप चिरांद घूमने आते हैं। तो जैसे बता रहे थे दानी मौर्ध्वज के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि दानी मौर्ध्वज का कहानी बहुत ही पौराणिक है। और उनका जो मेन किला था, मेन गढ़ था, वो इसी एरिया में था। दानी मौर्ध्वज का जो मेन नगर था जिसमें राज करते थे, उनका महाभारत काल के कथा में उनका वर्णन मिलता है। दानी मौर्ध्वज भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उस समय पौराणिक कथाओं में यही वर्णन है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दानी सब जो है किस तरह से मूर्ति के इससे दिखलाया गया है। इसका बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी को आइए शुरुआत करते हैं कि महाभारत काल से जब महाभारत युद्ध हुआ था, कौरवों का विनाश हुआ था, पराजय हुई थी और पराजय के बाद अश्वमेव यज्ञ कराया गया था। तो अश्वमेव यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया था। तो घोड़ा छोड़ा गया था, जितने भी भारत के जो उस समय राज्य थे, सीमा थी, अलग अलग सीमा राजाओं की, तो सारे सीमा से होकर के अश्व जो है गुजरी। लेकिन जब कौशल नरेश थे, दानी मौर्ध्वज, कौशल सीमा बहुत बड़ा था उस समय, तो यही गंगा नदी के किनारे घोड़ा को रोक लिया गया था। दानी मौर्ध्वज रोक दिए थे। तब ये समाचार अर्जुन को मिला और अर्जुन को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़ा युद्ध जीतने के बाद कौन हमारे अश्व को रोक सकता है। एक तरह से समझिए कि घमंड आ गया। भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र भी थे और प्रभु भी थे। तो कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगा कि अर्जुन का इतना घमंड, तो उन्होंने अर्जुन के घमंड को चूर चूर करने का निर्णय लिया। तब जब अर्जुन को पता चला कि दानी मौर्ध्वज जो हैं मेरा अश्व को पकड़ लिए हैं, तो उन्होंने पूरी सेना के साथ युद्ध करने के लिए निकले। तब श्री कृष्ण ने उनको रोक दिया कि अर्जुन रुको, जिससे तुम युद्ध करने जा रहे हो वो तुमसे कहीं बलशाली और मेरा परम भक्त है। जैसे तुम धनुर्धर हो, युधिष्ठिर जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, धर्मपालक हैं, उस तरह से युधिष्ठिर के समान धर्मपालक भी हैं मौर्ध्वज। नकुल सहदेव के समान सहनशीलता है उनमें, भीम के समान बल है उनमें। तो तुम उनसे युद्ध में जो है विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। यह बात सुनकर करके अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ कि हम इतने बड़े भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहते हैं, हमको सखा कहते हैं, हम इनकी स्तुति करते हैं, और इस धरती पे इस समय में, इस काल में हमसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का
बातों को सुन कर करके अर्जुन हाथ जोड़ करके बोले कि हे केशव, आप हमें बताइए कि हमसे बड़ा धनुर्धर और भीम से बड़ा बलशाली, भैया युधिष्ठिर से बड़ा धर्मपालक, सहदेव नकुल के जैसा सुंदर और सहनशीलता बता रहे हैं राजा मौर्ध्वज के बारे में। मैं उनको आपके साथ चलकर दर्शन करने और इसका प्रमाण परीक्षा लेने का इच्छा कर रहा है। तब श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, चलो। जब भगवान श्री कृष्ण दानी मौर्ध्वज के दरबार में आए तो आने से पहले उन्होंने यमराज को स्मरण किया और यमराज को सिंह का भेष बदल कर करके, जो आप देख सकते हैं, देखिए यमराज जो हैं सिंह के रूप में उनके साथ थे और ये अर्जुन हुए। और ये इनको देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण जो मूर्ति में यहाँ पे दिखाया गया है, तो तीनों यमराज, अर्जुन और श्री कृष्ण और अर्जुन साधु का भेष बदले और यमराज स्वयं सिंह का भेष बदले और तीनों व्यक्ति दानी मौर्ध्वज के दरबार में पहुँचे और वहाँ पे बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। तो दानी मौर्ध्वज ने महात्मा को आदर सम्मान आसन पर बैठाया और उनसे आने का इच्छा जाहिर करने के लिए व्यक्त किया। तब भगवान श्री कृष्ण जो साधु के भेष में थे, उन्होंने राजा से बोला कि हे राजन, हम बहुत भूखे हैं, हमको भोजन चाहिए। तो दानी मौर्ध्वज, उनको लगा कि ये कुछ मांगने के लिए आए हैं। उन्होंने हंसा और बोला कि हे प्रभु, हे महात्मन, आपके लिए भोजन का व्यवस्था हम बहुत जल्द कर देते हैं, आप दोनों को बैठिए। तो उन्होंने तब कृष्ण ने कहा कि हम दोनों की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन ये सिंह का भोजन का व्यवस्था कैसे होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा परीक्षा थी। अर्जुन और कृष्ण के साथ में दानी मौर्ध्वज को पता नहीं था कि ये महात्मा कौन है। तब जाकर करके मौर्ध्वज ने कहा कि महात्मन, ठीक है, सिंह के लिए जो है भेड़ बकरिया की व्यवस्था हम कर देते हैं, ये खा लेंगे, चलिए आप लोग चल कर करके आसन ग्रहण करिए और सेवा का मौका दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये सिंह जो है ऐसा वैसा सिंह नहीं है, ये भेड़ बकरिया का मांस नहीं खाता है राजन, ये मांस खाता है मनुष्य का। तब मौर्ध्वज ने कहा कि महात्मन, ये कौन सी बात है कि ये मनुष्य का जो है मांस खाता है, तो चलिए मैं हाजिर हूँ, मेरा ये मांस खा सकता है, क्योंकि बहुत बड़े दानी थे। ये सब विचित्र घटना जो है, अर्जुन चुपचाप खड़े कुछ नहीं बोल रहे थे, श्री कृष्ण के साथ में वो देख रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण बोले थे अर्जुन को कि अर्जुन, तुम मेरे साथ चलना, सिर्फ देखना, कुछ भी हो बीच में तुमको किसी भी तरह की बोलने की इजाज़त नहीं होगी। ठीक उसी तरह से अर्जुन श्री कृष्ण का बात का पालन कर रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, सारी घटना को जो है वो चुपचाप देख रहे थे। तब श्री कृष्ण बोले कि नहीं, ये सिंह जो है किसी शादीशुदा व्यक्ति या बड़े व्यक्ति का मांस नहीं खाता है, जो शादीशुदा न हो और तुमसे सबसे प्रिय हो, उसका मांस इसको चाहिए। तब राजा को थोड़ा सा ये हुआ कि किसके तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन दानी थे, उन्होंने समझ गया कि क्या है। तब तक दरबार में जो है दानी मौर्ध्वज के पुत्र, जिनका नाम ताम्रध्वज था, वो बालकाल बच्चा ही थे, लेकिन बात सबको समझते थे। उन्होंने आया और हाथ जोड़ करके कहा कि हे पिताजी,
आप बिल्कुल चिंता न करें, सबसे अधिक हमें प्यार करते हैं जो महात्मन बताए हैं, तो हमें ही सिंह का भोजन के लिए तैयार होना होगा, इसमें किसी तरह की संकोच करने की बात नहीं है। तब जब राजी हो गए, अर्जुन ये भी देख रहा था कि अपने पुत्र को भी सिंह को खाने के लिए जो है राजा जो है आदेश दे दिया, पुत्र खुद रेडी हो गए, मतलब तैयारी हो गए कि नहीं चलिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसे ये नहीं खाएंगे, सिंह पूरा सशरीर सिंह नहीं खाना खाता है। इसके लिए आपको पति पत्नी को, जो मौरध्वज की पत्नी थी, आप मूर्ति में देखिए किस तरह से बनाया गया है मूर्ति के माध्यम से, जो पौराणिक कहानी है। तो दानी मौरध्वज की बोले कि तुम्हारे पत्नी के साथ और तुमको राजन गंगा के किनारे, बगल में गंगा नदी है, पूरा नगरी था उस समय, तो गंगा के किनारे बोले कि तुमको चलना होगा, और चलने के बाद आरी से, जो जिससे बड़ा बड़ा जो है वृक्ष काटा जाता है, आरी से बोले कि सिंह जो है तुम्हारे पुत्र का सिर्फ दाहिना हिस्सा ही ग्रहण करेगा। तब राजन बोले, उनकी पत्नी बोली, दानी तो थे ही, बोले कि कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं महात्मन, चलिए आप, हम ऐसा ही करेंगे। फिर गंगा नदी के किनारे आए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना रोचक पौराणिक कहानी है। तो देखिए कि गंगा नदी के किनारे आकर के एक तरफ जो है राजा मौरध्वज, एक तरफ उनकी पत्नी, और बीच में ताम्रध्वज जो है उनको किस तरह से दाहिने हिस्से का इसमें लगाया गया है, अब देख सकते हैं कि मूर्ति के माध्यम से। तो उनको जैसे ही काटा जा रहा था, जब आरी चल गया था उनके ऊपर, तब मौरध्वज के पुत्र जो ताम्रध्वज थे, उनके बाएं आंख से आंसू आने लगी थी। तब कृष्ण जो महात्मा के रूप में थे, उन्होंने बोला कि ये आंसू अगर ताम्रध्वज को आ रही है, आंख से आंसू आ रही है, अगर आंसू आ जाती है तो सिंह जो है खाना नहीं खाएगा, और ये जो आप काट रहे हैं, ये आपका आदेश जो है वो व्यर्थ चला जाएगा, मेरा सिंह भूखा रह जाएगा। तब राजा और रानी दोनों ने बोला कि हे महात्मन, ये इसलिए नहीं रो रहा है, जब ये आ रहा था मेरा पुत्र तो बता रहा था कि माँ, कि मेरा दाहिना हिस्सा तो प्रभु की सेवा में सिंह तो खा लेगा, है ना, लेकिन मैं इसीलिए रो रहा हूँ, मेरे आंख में आंसू आया है, क्योंकि बायां हिस्सा मेरा व्यर्थ चला जाएगा, इसीलिए ये रो रहा है। जब आरी से काटा गया, तब अर्जुन को रहा नहीं गया, और उन्होंने श्री कृष्ण से हाथ जोड़ करके बोला कि हे प्रभु, अब बस कीजिए, जितना मैंने दानी मौरध्वज के बारे में सुना था, उससे कहीं अधिक भक्त और दानवीर है। तो बहुत कहानी रोचक थी, अभी हम कहानी बता रहे हैं, लेकिन कहानी को सुन करके देखिए जो है मेरा शरीर का रोआं जो है खड़ा हो रहा है, जबकि उस समय का पौराणिक कहानी था। तब श्री कृष्ण और अर्जुन और जो यमराज के रूप में सिंह थे, साक्षात अपना जो है प्रकट हुए, प्रकट होकर के दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद बोले कि हे राजन, ये तुम्हारा परीक्षा था, और परीक्षा लेने के लिए अर्जुन के आदेश पे हम आए थे। तो जब कटा हुआ था, फिर कटा हुआ को छोड़ करके जब वो भगवान श्री कृष्ण के साथ में फिर नगर में गए, वहाँ गए, फिर जा कर के जो है खाने उने का सब व्यवस्था हुआ, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सब साथ में बैठे। देखिए कि किस तरह से पुत्र का जो है कटा हुआ शरीर छोड़ करके और नगर में गए थे, और जब बैठ करके खाने का सब ये हुआ, तब श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, उनकी पत्नी को बोले कि हे रानी, तुम अपने पुत्र को नहीं बुलाओगे? तो पत्नी उनकी रोने लगी, बोली कि हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं, मेरा पुत्र को तो वहाँ पे काट दिया गया आरी से, और फिर बोल रहे हैं कि पुत्र को नहीं बुलाओगे। भगवान की लीला थी, बोले कि एक बार आवाज़ तो लगा करके देखो। जैसे ही रानी ने आवाज़ लगाया कि बेटा ताम्रध्वज, तुम्हारा खाना निकला हुआ है, आ करके यहाँ पे ग्रहण करो, तब क्या देखती है राजा, क्या देखते हैं कि उधर से ताम्रध्वज जो है मेन गेट से दौड़ा हुआ आ रहा है खाने के लिए। तब दोनों को देखकर राजा और रानी
बेटा को देख करके गले से लगा लिए, बहुत खुश हुए और श्री कृष्ण से उन्होंने मांगा कि हे प्रभु हमारा राज्य का। श्री कृष्ण बोले कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो उन्होंने पहला मांगा था कि आप हमें भक्ति का वरदान दीजिए कि हमसे बड़ा भक्त और कोई नहीं हो, और दूसरा जो है मेरा नगर का बहुत बड़ा विस्तार हो। तो ये सब कहानी देख करके अर्जुन का घमंड चूर हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने दानी मोरध्वज से बोला कि आप जो अश्वमेव यज्ञ का जो है आप अश्व पकड़ लिए हैं राजन, वो अर्जुन को छोड़ दीजिए। तब श्री कृष्ण के कहने पे वो जो अश्व है छोड़ा गया था, तब जाकर के जो है अश्वमेव यज्ञ पूर्ण हुआ था और अर्जुन का घमंड चूर हुआ था। तो इस तरह की यहाँ पे दानी मोरध्वज की कहानी है, जो अपने आप में बहुत ही रोचक कहानी है पौराणिक कथाओं के अनुसार से। और ये चिरांद को नगरी को दान की नगरी, दानवीर की नगरी के नाम से जाना जाता है। जब ये घटना हुई थी उसके बाद राजा इस नगर को छोड़ करके अभी आरंग छत्तीसगढ़ में जो है रायपुर से 15-20 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जाकर के उन्होंने राजधानी बनाई। कुछ लोग का मत है, वहाँ पे मत है कि आरंग में ही ऐसी घटना हुई थी, लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं में ये भी बताया जाता है, यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं, बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था। जो मेन उनका जो नगर था, जब घटना हुई थी तो वो घटना यहाँ हुई थी। लेकिन अभी जो मेन दानी मोरध्वज का राजधानी है आरंग है, जो छत्तीसगढ़ में है, अभी भी आरंग के नाम से ही है। वहाँ बहुत बड़ा दानी मोरध्वज का, ताम्रध्वज का, उनकी पत्नी का, भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन का, सिंह का बहुत बड़ा मूर्ति लगा हुआ। वहाँ पे बहुत ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटक लोग भी जाते हैं। और वहाँ पे कुंड भी है कि जब यहाँ गंगा नदी थे, गंगा नदी पे थे दानी मोरध्वज, तो हमेशा गंगा नदी पे थे, तो बगल में तो पूजा करने के लिए जाते थे गंगा नदी के। जब राजधानी वहाँ ले गए, वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने जो है उनको आने में बहुत यहाँ पे समय लगता था, तो गंगा माता का स्मरण किए कि हे माता आप प्रकट होइए, कहे कि मैं आपका भक्त हूँ, तो और प्रत्येक दिन आपसे दर्शन करना चाहते हैं। तब ऐसी कथा है कि आरंग में ही कुंड है, वहाँ पे गंगा माता प्रकट हुई थी। अभी भी जो है वहाँ पे गंगा माता का कुंड है, लोग जाते हैं उसमें स्नान करते हैं। तो नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो फिर आरंग के बारे में भी आपको हम बताएंगे, दानी मोरध्वज के बारे में हम दोबारा बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दर्शकों, आप सभी को आज हम बताएं चिरांद के बारे में। तो अभी हम दानी मोरध्वज के बारे में बता रहे थे, तो ये ऐसे भी यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि महाभारत काल आज से 5000 वर्ष पूर्व, लगभग 5000 वर्ष पूर्व की घटना है। तो इससे भी प्रमाणित करते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि देखिए कि जिस तरह से उत्खनन में यहाँ से थोड़ी दूर बाद जो है आपका 3000 से 5000 वर्ष पूर्व का जो है सामग्री मिला था, नीचे नगर बसाया हुआ था। ये पूरा नगर था बसाया हुआ। अगर ये नगर को खोदा जाए यहाँ पे तो सब अवशेष मिलेंगे। इससे सिद्ध होता है, बगल में गंगा नदी है, इससे सिद्ध होता है कि दानी मोरध्वज का नगर जो है यहाँ पे था। बाद में उन्होंने इस नगर को, इस जगह को हस्तांतरित कर करके छत्तीसगढ़ में वहाँ अपना उन्होंने राजधानी को बसाया। इससे प्रमाणित होता है कि यहाँ पे अति प्राचीन नगर पहले से बसी हुई थी। तो दर्शकों, कैसा लगा आज का? तो बने रहिए हमारे संग। जय श्री कृष्ण, जय दानी मोरध्वज।